टैक्स सिस्टम हो, यानी किसी मुल्क का टैक्स सिस्टम अगर बड़ा साउंड हो तो उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इस पे बात करते हैं। तो बात क्या करनी थी, बात बिल्कुल सिंपल सी थी कि अगर किसी मुल्क में प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, अगर फर्ज कर लें आप कल को जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन लग जाते हैं, लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते, पहले भी शब्बर जैदी साहब लग चुके हैं जो कि CA थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कल को आप लग जाते हैं। फर्ज कीजिए आप हैं, आपकी तस्वीर में मैं आपकी आंखें भी बनाऊंगा क्योंकि आप बड़े खूबसूरत नौजवान हैं। अच्छा, तो आप बन गए जनाब FBR के चेयरमैन। अब चेयरमैन बनने के बाद आपसे पूछा गया कि अच्छा जी ये बताइए कि आप इस टैक्स सिस्टम में क्या ऐसा लाएंगे कि ये पहले से बेहतर हो जाए, तो आप कहेंगे मैं इसके अंदर साउंड टैक्स सिस्टम बनाऊंगा इसको। तो कहेंगे अच्छा जी साउंड टैक्स सिस्टम कैसे बनेगा, आप कहेंगे सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक फिस्कल एडवोकेसी पैदा करूंगा। फिस्कल एडवोकेसी का क्या मतलब है, फिस्कल एडवोकेसी का मतलब ये है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज अ होल शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कि मैं एज अ FBR चेयरमैन ये मुमकिन बनाऊंगा कि जनाब इससे जितनी आमदनी आए उस आमदनी से हुकूमत के इखराजात पूरे हो जाएं और हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े और बजट डेफिसिट मैं खत्म कर दूंगा। देखिए ऐसी बातें करेंगे तो लोग आपको लिफ्ट कराएंगे ना, तो हो सकता है वाकई हमारा लेक्चर सुन के आपको कल को इनवाइट कर ही लिया जाए। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जनाब फिस्कल एडवोकेसी का मतलब ये है कि हम ऐसी तरामीम करेंगे कि जितना हुकूमत के इखराजात हैं कम अज कम उतनी आमदनी जरूर इकट्ठी हो जाए ताकि किसी से कुछ मांगना ना पड़े और डेफिसिट बजट ना बनाना पड़े, बैंकों से कर्जे ना मांगने पड़े, बैरूनी दुनिया से कर्जे ना मांगने पड़े। तो आप पहली बात ये। दूसरी बात ये कहते हैं इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस ये है कि टैक्सेस लेव्ड मस्ट बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि गरीब बेचारे की कमर पहले ही झुकी हुई है, हम उस पर टैक्स का मजीद बोझ डाल देंगे, मजीद बोझ डाल देंगे, मजीद बोझ डाल देंगे, तो गरीब बेचारा जो है आहिस्ता आहिस्ता ठाए होके एकदम से गिर जाएगा और टैक्सों के बोझ के नीचे दब जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम टैक्सों का बोझ अमीरों पर डालेंगे जिनके पास मसल है, ताकत है और वो टैक्सों का बोझ बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। तो लिहाजा हम टैक्स गरीबों पे नहीं लगाएंगे, हम टैक्स अमीरों पे लगाएंगे। तो बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन, तो जो एबल है उस पर टैक्स लगाएंगे और जो एबल नहीं है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे या कम लगाएंगे। तो लिहाजा आप ही कह सकते हैं सबसे पहला काम हम करेंगे फिस्कल एडवोकेसी। हम इतनी आमदनी इकट्ठी करेंगे कि इखराजात और आमदनी बराबर हो जाए। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम गरीब पे टैक्स या तो कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे और इसका बोझ उन पे लगाएंगे जिनके अंदर इस टैक्स के बोझ को उठाने की सख्त है, ताकत है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी लाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी ये लाएंगे कि हम टैक्स को एक क्लियर और प्लेन टैक्स पेयर सिस्टम बनाएंगे, यानी द टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू द टैक्स पेयर, कि टैक्स पेयर के लिए इसको समझना आसान होगा, यानी एक आम आदमी भी कंप्यूटर पे बैठे फॉर्म डाउनलोड करे, फॉर्म को फिल करे और जनाब अपनी आमदनी लिखे और आराम से इसको सबमिट कर दे। उसको किसी भी किस्म के जो है वो लीगल एडवाइजर, टैक्स एडवाइजर की जरूरत ना पड़े। तो हम इसको आसान सिंपल सा सिस्टम बनाएंगे। तीसरी बात, इनफोर्सेबल बाय एडवोकेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। हम इस निजाम को चलाएंगे इंतहाई माहिर किस्म के लोगों की मदद से जो अपनी इस टैक्सेशन की फील्ड में एक्सपर्ट हैं। टैक्सेशन में उन्होंने PhD की हुई है, पब्लिक रेवेन्यू में उन्होंने PhD की हुई है, पब्लिक फाइनेंस में उन्होंने PhD की हुई है। तो हम ऐसे लोगों को यहाँ पकड़ के लाएंगे ताकि इस निजाम को बेहतर किया जा सके। तो पहली बात क्या है, हम इसको आसान बनाएंगे। दूसरी बात क्या है कि हम इसके अंदर एक्सपर्ट्स ऐसे लाएंगे और कन्वीनियंस एट टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। तो हम पेमेंट उस वक्त मांगेंगे जब लोगों को सैलरी मिली हो, जब लोगों को आमदनी मिली हो, और हो सकता है कि हम साल की टैक्स की रिटर्न जो है
उसको 2 हिस्सों में बांट दें, 3 हिस्सों में बांट दें, ताकि टैक्स की अदायगी करने वाले को और आसानी हो सके। ठीक है बच्चों। और उसके बाद नो अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटी। हम किसी भी बिजनेस एक्टिविटी पे इतना बोझ नहीं डालेंगे कि पता लगे सारा बोझ कार मैन्युफैक्चरर पे डाल दिया और मुल्क में गाड़ियां बननी बंद हो गई। हम ऐसा भी नहीं करेंगे। मुल्क में खाद के कारखाने बंद हो गए हैं क्योंकि हमने उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाला और अब सारी खाद इंपोर्ट हो रही है। हम ऐसा भी नहीं करेंगे। गंदुम पे टैक्स लगा दिया, नतीजा गंदुम उगनी बंद हो गई। हम ऐसा भी नहीं करेंगे और गंदुम फिर सारी बाहर से लानी पड़ेगी। तो हम इस तरह की हरकतें भी नहीं करेंगे। आखिरी बात जो है वो ये है, कंसिस्टेंट आर कंपैटिबल विद द इकोनॉमिक गोल्स। हम इस निजाम को इस तरह डेवलप करेंगे कि जो हमारे मुआशी हदाफ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके मुताबिक हमें आमदनी मिले ताकि हम अपनी मुईशत को तरक्की दे सकें। तो अब अगर देखा जाए तो बच्चों, हमने यहां तक क्या बात की है? यहां तक हमने ये बात की है कि आप बन गए हैं एफबीआर के चेयरमैन और आपसे कहा गया है कि आप कैसे एक साउंड टैक्स सिस्टम बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले कहा कि मैं इसको इंतहाई क्लियर और आसान सा निजाम बनाऊंगा, नहीं बल्कि नहीं, पहली बात हमने ये कही कि हम ऐसा एक निजाम लाएंगे जिसके अंदर आमदनी और अखराजात बराबर हो और हमें पैसा बाहर से मांगना ना पड़े और डेफिसिट बजट ना बनाने पड़े, बैंकों से कर्जा ना लेना पड़े। पहली बात ये। दूसरी बात हमने ये कही कि हम इसको जस्टिफाइबल सिस्टम बनाएंगे कि इस पर टैक्स लगाएंगे जो टैक्स देने की पोजीशन में, और उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे जो गरीब आदमी है। और फिर हमने कहा कि हम इसको एक आसान निजाम बनाएंगे, सिंपल निजाम बनाएंगे, जिसके तहत एक आम आदमी भी अपनी असेसमेंट करके खुद टैक्स जमा करा सकता है। और हम इसको इन्फोर्स करेंगे कि वेल ट्रेन्ड लोग जो हैं इस निजाम को चलाएं ताकि वो इसकी महारत रखते हो। और फिर हम टाइम और मैनर ऐसा रखेंगे जिसके अंदर टैक्स पे करने वाले को अदायगी में आसानी रहे। हो सकता है हम ये फैसिलिटी दे दें कि टैक्स किस्तों में जमा करा दो आराम से। और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम उन एक्टिविटीज पे टैक्स नहीं लगाएंगे जिससे नुकसान हो, कि जैसे गाड़ी बनाने पे इतना टैक्स लगा दिया, कार बननी बंद होगी, अब सारी गाड़ी इंपोर्ट करो। हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हमने खाद पे, गंदुम पे, जो कीमती चीजें हैं, जो जरूरी काम है, उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे। और आगे आ गया कंसिस्टेंट एंड कंपैटिबल विद इकोनॉमिक गोल। जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे होंगे, जैसे दयामीर भाषा डैम चल रहा है, इसी तरह जो है इस्लामाबाद का रिंग रोड चल रहा है या पेशावर का रिंग रोड चल रहा है, तो हम उसके मुताबिक टैक्स लगाएंगे ताकि हमारा मसला जो है वो हल हो सके और उसके अगेंस्ट हम बेसिक सर्विसेज आम आदमी तक पहुंचा सके। अब बच्चों, यहां तक भी आपके एक जी की जरूरत पड़ी है कि अगर आप एक जी और लिख के मुझे इंकरेज कर दें कि यहां तक बात क्लियर हो गई है। शाबाश। तो चलिए, ये तो फिर डन हो गया। मुबीन, फातिमा, मोहम्मद साद, ये तमाम बच्चे कह रहे हैं कि हमें ये बात समझ आ गई है। आतिफ अली भी कह रहे हैं कि ठीक हो गया, तो डन हो गया बच्चों। चलिए, अब बच्चों एक सवाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम के आप जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे चैप्टर 4 में पढ़ा है, चाहे इसमें पढ़ा है, उसके ऊपर इस तरह के सवालात अक्सर आ जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर डिस्कशन करनी होती है। जैसे ये सवाल देखिए, सवाल ये है कि वो आपसे कहता है कि जी ये हमारा कब का सवाल है? ऑटम 18 का सवाल है। और कहता है स्टेट द ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव लिख दो, यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखने हैं हमने कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 6 मार्क्स का सवाल है, बड़े अच्छे मार्क्स हैं और कोई ज्यादा बड़ा काम ही नहीं है, आसान सा काम है और 6 नंबर है। इसको कहते हैं मुफ्त के नंबर। मुफ्त के नंबर, मुफ्ता लगा हुआ नंबर मिल रहे हैं। कैसे? कहता है कि हाई रेट ऑफ, क्या है? हाई टैक्स रेट ऑन इनकम। इनकम पर हाई टैक्स रेट क्यों लगाया जाता है? इससे लगाया जाता है कि हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? ताकि अमीर पे ज्यादा टैक्स लगाकर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जा सके। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जा सके, यानी आमदनी की तकसीम बराबर की जा सके। उसके बाद बच्चों आ गया हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। इसका मकसद क्या है? ताकि रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स की जा सके। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स की जा सके, इंपोर्ट्स को कम किया जाए ताकि लोकल सब्स्टिट्यूट ज्यादा बने। लोकल सब्स्टिट्यूट ज्यादा बने। ठीक होगी बात बच्चों?
तो पहले वाला जो है कि हाँ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल आपने सही कहा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए, अमीर पे टैक्स लगा के गरीब पे खर्च कर दिया जाए, ये मकसद है। अच्छा, अब बच्चों जो दूसरी बात हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, शाबाश, ये कर रहे थे हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट, ताकि इंपोर्ट कम हो और लोकल सब्स्टिट्यूट लोग यूज करें। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स जो लगा है उस पर छूट, जैसे फर्ज करें आपको पे 100 रुपया टैक्स लगा और हुकूमत ने कहा नहीं ये कंपनी को 100 नहीं देना, इससे हम 75 लेंगे, 25 रुपए की आपको क्या दे दी गई, 25 रुपए की आपको क्या दे दी गई, टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट दे दिया गया, यानी टैक्स कैलकुलेट 100 हुआ लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 25 क्रेडिट देते हैं तुम्हें, क्यों, क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट की है, किसमें इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की है न्यूली लिस्टेड कंपनी, न्यूली लिस्टेड कंपनी में तुमने इन्वेस्टमेंट की है और न्यूली लिस्टेड कंपनी के तुमने शेयर्स खरीदे हैं, तो हम इनकरेज करने वाले को ये डिस्काउंट देंगे ताकि स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनियों के शेयर्स भी बिकते रहें। तो ये भी बच्चों हो सकता है। तो आपने चूंकि प्रमोट किया है शेयर्स के बिजनेस को, लिहाजा आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ उससे 100 रुपए में से 25 रुपए माफ, 25 रुपए माफ कर दिए। क्यों माफ कर दिए, क्योंकि आपने नेकी का काम किया। तो लिहाजा जो है ऐसा भी होता है कि टैक्स में छूट दे दी जाती है आपको। अब अगर टैक्स क्रेडिट है, जब फिर छूट एक और देखिए, फिर एक और टैक्स माफी का तरीका, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, तुमने एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को यानी प्रमोट द, किसके किया, प्रमोट द कल्चर ऑफ डोनेशन टू लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस। लिस्टेड इंस्टीट्यूशन को कोई अगर देता है इमदाद, चैरिटी करता है, तो उसको भी 100 रुपए टैक्स के ऊपर कितने छोड़ देंगे, 75 कह देते हैं, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट पढ़ेंगे जब टैक्स क्रेडिट के ऊपर जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो 25 रुपए का टैक्स माफ, क्यों, क्योंकि तुमने जो है वो प्रमोट किया है और चैरिटी दी है, ठीक है ना। तो जी गवर्नमेंट को इसका फायदा बच्चों ये होगा कि गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद अच्छाई को प्रमोट करना भी है। तो इससे मुआशरे में क्या होगा बच्चों, मुआशरे में अच्छाई प्रमोट होगी, अच्छाई प्रमोट होगी यानी गुडविल प्रमोट होगी। तो ये मकसद है इसका, नेकियों को प्रमोट करना। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, हमने आजाद कश्मीर को कह दिया कि यहां पे कोई बंदा अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो उस पर 5 साल तक या 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका क्या मकसद है, क्यों बच्चों, क्या मकसद हो सकता है जी इसका मकसद हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ अनडेवलप्ड एरियाज, यानी अनडेवलप्ड एरियाज को डेवलप किया जा सके, या अनडेवलप्ड जोन ऑफ द कंट्री जो है उन्हें डेवलप किया जा सके। जी बच्चों ये इसका मकसद हो सकता है। अच्छा आगे आ गया बच्चों, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। अच्छा एक फर्द और कंपनी के ऊपर टैक्स क्यों लगाते हो भाई, सीधी बात है, आम आदमी यानी एक इंडिविजुअल और कंपनी पे टैक्स क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि रेवेन्यू भी तो इकट्ठा करना है ना, तो इसका मतलब है रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसका आपके सवाल पढ़ते ही क्या समझ आती है आपको, अगर समझ आती है तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। आगे क्या आगे बच्चों, ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल। क्यों बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन प्रमोट करते हैं, ताकि इकोनॉमी में तमाम ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो सके। तो पढ़ने में डॉक्यूमेंटेशन और लिखने में डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन हो सके इकोनॉमी की, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए ताकि हर चीज हमें लिखी हुई मिले। आखिरी बात, जीरो रेट ऑन सेल्स टैक्स। जीरो रेट ऑन सेल्स टैक्स सिर्फ एक चीज पे होता है, याद रखिएगा, और वो है एक्सपोर्ट। तो इसका मकसद है
एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट पे हम कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाते, बल्कि कोई भी आमतौर पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं लगाते, ना कपड़े पे ना किसी चीज पे, ताकि इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सके। अच्छा बच्चों, तो हाई रेट ऑन हाई इनकम, ताकि अमीर पे ज्यादा टैक्स लगे, गरीब पे कम, और इनकम की तकसीम बराबर हो सके। और लग्जरीज पे, इंपोर्टेड लग्जरीज पे टैक्स इसलिए लगाते हैं कि लोग लोकल चीजें यूज करें, इंपोर्ट कम करें। और हम टैक्स माफ कर देते हैं काफी हद तक या कुछ हद तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, नई कंपनीज के शेयर्स खरीदें ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। और हम माफ कर देते हैं टैक्स थोड़ा सा अगर आप डोनेशन देते हैं तालीमी इदारों को जो लिस्टेड है, ठीक है जी, चार्टर्ड यूनिवर्सिटियां हैं। और क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन अगर आप करते हैं, अच्छा यानी गवर्नमेंट बनाती है जहां पे 10 साल तक कोई टैक्स नहीं है, तो मकसद है उस एरिया की तरक्की। और टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ताकि आमदनी इकट्ठी की जा सके हुकूमत के लिए, उसने भी अपने काम चलाने हैं। और ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंकिंग चैनल, ताकि इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। और जीरो रेट ऑफ टैक्स ऑन सेल्स टैक्स एक्ट 2019, तो उसके अंदर मकसद ये 1990 मकसद उसका ये है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, यहां तक बताइए कोई चीज मुश्किल आपको लगी हो? जी शाबाश बच्चों। एनीथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू? जी शाबाश। तो समझ आई बात की? जी बच्चों, एक जी लिखकर एंटर हो जाए तमाम बच्चों की तरफ से। जी शाबाश 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 शाबाश। अच्छा बच्चों, चलिए एक सवाल और ऐसा हल करते हैं, फिर मान लेंगे कि आपको इसकी समझ सही आ गई। एक सवाल और कर लेते हैं, बस एक और सिर्फ, फिर आपके साथ बात करेंगे कि ठीक है, एक सवाल और हल करते हैं ऐसा। चलिए अगला सवाल जो है बच्चों, ये है कब का? ऑटम 2021 का। ऑटम 2021 का। अच्छा बच्चों, ऑटम 2021 का जो सवाल है उसके अंदर वही सवाल के चंद पॉइंट रिपीटेड है। मसलन हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या मकसद है ये हम अभी बता गए हैं कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं किस चीज को? डिस्करेज करना चाहते हैं इंपोर्ट को, और चाहते हैं कि लोकल सब्स्टिट्यूट ज्यादा यूज किए जाएं ताकि हमारे मुल्क में इंपोर्ट कम हो और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाए। जीरो रेट ऑन सेल्स टैक्स, ये तो अब आप बताएंगे चूंकि अभी पढ़ गए हैं। बताइए याद आया कुछ? जीरो रेट सेल्स टैक्स किस पे लगता है? एक चीज ही है सिर्फ, और वो क्या है? शाबाश जवाद, मोहम्मद सादिक, मुबीन, शाबाश, बताएंगे। हाँ, एक्सपोर्ट के ऊपर अभी बात हुई थी कि एक्सपोर्ट पे लगता है। तो जीरो रेट ऑन टैक्स जो है इसका मकसद होता है प्रमोट करना, किस चीज को? प्रमोट एक्सपोर्ट, ना कोई एक्साइज ड्यूटी ना कुछ और, सेल्स टैक्स भी माफ, ताकि एक्सपोर्ट सस्ती बने और दुनिया में हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स, ये पहली दफा आया पॉइंट हमारे सामने, सेल्स टैक्स डिक्रीज करना। इसका मकसद होता है कभी कभी इन्फ्लेशन मुल्क में ज्यादा हो जाता है तो हुकूमत इनकाउंटर कर देती है और क्या करती है? इन्फ्लेशन को। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल अभी कल या परसों की है, बल्कि एक महीना पहले की है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? उन्होंने पेट्रोल पे जो लीवी लगी हुई थी, जो टैक्स लगा हुआ था, वो टैक्स कम कर दिया ताकि पेट्रोल सस्ता हो जाए। अच्छा बच्चों, टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पे टैक्स क्यों लगाते हो? तो कि तुम कैश में कम से कम काम करो और ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करो। और जब तुम ज्यादा बैकिंग चैनल यूज करोगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगी। टैक्स हॉलीडे फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये पिछले ही दिनों इंट्रोड्यूस हुआ था कि इस दिन जो सीमेंट खरीदा जाएगा, इस दिन जो ब्रिक खरीदी जाएगी, इस दिन जो कंक्रीट खरीदा जाएगा, जो सीमेंट खरीदा जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या किया जाए? इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो उस दिन आप जो खरीदेंगे, ब्रिक्स खरीदेंगे, नहीं बच्चे, मुबीन आप मैंने एक्सपोर्ट की बात नहीं की है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने बात ये की थी
कि एक्सपोर्ट वाला पॉइंट तो यही खत्म हो गया था, ये देखिए यही खत्म हो गया था, ये देखिए एक्सपोर्ट वाला पॉइंट ही खत्म हो गया था। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स ये अलग पॉइंट था। तो इसके अंदर अगर कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है तो हुकूमत क्या करती है, उस पे या तो टैक्स बंद नहीं लेती या टैक्स कम कर देती। ये मैं बात कर रहा था, अब बात समझ आई। ये पॉइंट उससे लहदा है कि वही मुबीन जवाद, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बात होगी क्या जी कि एक हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, उस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सरिया खरीदे, सीमेंट खरीदे, ईंटें खरीदे, उन पर हम सेल्स टैक्स नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो सके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, बैंकों में पड़े पैसे पर हाई टैक्स रेट लिया जा रहा है, कितनी ज्यादती है। इसका मकसद है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो बैंकों में पैसा ना रखें बल्कि उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। तो डिस्करेज सेविंग अकाउंट्स, वरना लोग क्या करें, लोग तो पैसा सेविंग अकाउंट्स में रख के इंटरेस्ट लेके घर का खर्चे चलाते जा रहे हैं, जिस तरह कारोबार ही नहीं होगा मुल्क में। तो हम डिस्करेज करना चाहते हैं किसको, सेविंग अकाउंट्स को। डिक्रीज इन द टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स के ऊपर टैक्स रेट कम करना चाहते हैं ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो बढ़ जाए, और हम इनकरेज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल्स को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन सेल्स पे जाएं, फिजिकली पेट्रोल जाया ना करें, हम खा जाके सेलमैन को तंग ना करें, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लें, इससे वसाइल की बचत हो सकती है। आगे आगे बच्चों, टैक्स क्रेडिट टू एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट एम्प्लॉइंग करने पे टैक्स में तुम्हें क्रेडिट दिया जाएगा। ये वही बात है, टैक्स माफ कर दिया जाएगा। 100 रुपया टैक्स है तो तुमसे 75 रुपए लिए जाएंगे, 25 रुपए माफ कर दिए जाएंगे। क्यों माफ कर दिए जाएंगे? क्योंकि तुमने यंग ग्रेजुएट्स को जॉब दी है। तो आप खुद ही बताइए, यंग ग्रेजुएट्स को जॉब देने पर टैक्स क्यों छोड़ा जा रहा है? ताकि फैक्ट्रीज को, बिजनेसेस को इनकरेज किया जाए कि इन एक्सपीरियंस यंग लोगों पे ज्यादा रिलाय करो और नए लोगों को जॉब दो, ताकि नए लोगों को जॉब्स मिले और यंग लोग जॉब जल्दी हासिल कर सकें और इससे अनएम्प्लॉयमेंट यंग लोगों की कम हो सकेगी। अच्छा बच्चों, आगे आ गया हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम पे हाई टैक्स रेट लगाना, इसका मकसद ये है कि अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगे और प्रमोट किया जा सके इक्वालिटी को, प्रमोट इक्वालिटी। जाहिर है अमीरों की चीजों पर टैक्स लगाने का ही मकसद ये होता है कि उनसे पैसा वसूल करके, अमीर से पैसा वसूल करके, पैसा वसूल ऐसा नहीं होता, वसूल करके गरीबों पे खर्च किया जाए, गरीब पे खर्च कर दिया जाए। ठीक होगा बच्चों, सही होगी बात? हाँ, ये बच्चे एक बड़ा मसला है, लेकिन शुरू में होती है, फिर थोड़े अरसे बाद बढ़ जाती है। बल्कि मैं कहता हूँ जब यंग लोगों को काम आता है वो तो डिमांड ही बड़ी सैलरी करते हैं। अच्छा बच्चों, अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन R&D, R&D पे एक्सपेंडिचर अलाउ करना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लोग पैसा लगाएं और मुल्क में नई नई इजादात हो, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी प्रमोट की जाए, टेक्नोलॉजी प्रमोट की जाए। जी बच्चों, अब ये वाला आपको समझ आया कि जी सारे का सारा के हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ताकि तुम लोकल चीजें ज्यादा यूज करो, जीरो टैक्स रेट ताकि एक्सपोर्ट प्रमोट की जा सके, और डिक्रीज इन सेल्स टैक्स, जो महंगी चीजें उन पर टैक्स ना लगाओ ताकि सस्ती हो जाए, और उसके बाद टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल ताकि लोग बैंकों में पैसा कम रखें और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, ये इसका मकसद है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, टैक्स हॉलीडे ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा लगे, इंजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, और हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम ताकि लोग सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखें। ठीक है जी, और यहाँ पे था कैश विड्रॉल, नहीं ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी कि कैश विड्रॉल वगैरह के ऊपर टैक्स लगाया है ताकि लोग बैंकिंग चैनल यूज करें और डॉक्यूमेंटेशन करें, और डिक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन ऑनलाइन सेल्स, मकसद ये लोग ऑनलाइन सेल ज्यादा करें। टैक्स क्रेडिट ऑन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट ताकि यंग लोगों को जॉब्स मिल सकें,
और हाई रेट ऑन लग्जरी आइटम्स, अमीरों पर टैक्स लगा के गरीबों पर खर्च किया जा सके। और R&D पर खर्चा करने का मतलब यह है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी हो सके। जी बच्चों, ये समझ आया आपको? समझ आया तो जी लिख के एंटर कर दें। शाबाश जी, शाबाश। इख्तिशाम, ठीक है, अली, जवाद, रसूल, सादिक, फातिमा, साद, शाबाश। सारे बच्चे ठीक हो गई बात, डन हो गई जी। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक जो है वो मैंने प्रिंट कर दिया है, क्योंकि सारे ही सॉल्व करने इस तरह मुश्किल होते हैं, टाइम थोड़ा होता है। ये एक मैंने प्रिंट कर दिया, इसको आप खुद पढ़ लेंगे। ये पुराने हैं, ये हमारे क्वेश्चन बैंक का है, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया था और ये जो है ये हमने सॉल्व करवा दिए दो आपको। अब चलते हैं, आखिरी बात कर लेते हैं। आखिरी बात करके इसको वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। और आखिरी बात के लिए सिर्फ हम टाइम फिक्स कर लेते हैं 7 से 8 मिनट, ताकि आप लोग नमाज पढ़ने मस्जिद जा सकें। ठीक होगी बात बच्चों? चलिए आखिरी बात करते हैं, बड़ी आसान सी बात है। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन के अंदर हम आपको सिर्फ एक या दो बातें बताएंगे। ये हम क्लास में तय कर लेंगे मुबीन बच्चे, इसकी हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। वी कैन डिस्कस इन द क्लास एंड वी कैन डिस्कस इट। अच्छा बच्चों, एक तो बेनिफिट भी इस पे बात होगी, इसके बेनिफिट हमें क्या हो रहे हैं, फिर हम आप लोगों से राय भी लेंगे। अच्छा बच्चों देखिए, आप ये जानते हैं 1857 में इंडो पाक इकट्ठा था और ये साल है किसका? जंगे आजादी का, इंडिपेंडेंस वॉर। आप सब बच्चे जानते हैं कि ये वाकया है जब नवाब सिराजुद्दौला बांग्लादेश में जंगे प्लासी के मैदान में उन्हें शिकस्त हो गई थी और दूसरी तरफ धोखे से उन्हें हरा दिया गया था, और दूसरी तरफ सुल्तान टीपू जो हैं वो भी श्रीरंगापट्टनम में शिकस्त पा गए थे। तो इस सूरत के हाल में कोई बड़ी ताकत ही नहीं थी जो अंग्रेजों से लड़ सके। लेकिन बहरहाल 1857 में जंगे आज़ादी हुई और उस जंगे आज़ादी के वक्त तक कोई टैक्स का खास निज़ाम मौजूद नहीं था। मुझे अपने दोस्त की याद आ रही है, साजिद की एक परदादा थे सॉरी, नवाब प्रताप सिंह। वो जंगे आज़ादी में तीर लेकर निकले बच्चों, तीर लेकर निकले और जंगे आज़ादी में तीर लेकर निकले और बच्चों उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने तीतर का शिकार किया, 3-4 तीतर मारे और घर आ गए। ये हालात है, सोचिए जरा। अच्छा बच्चों चले कोई बात नहीं। 1860 में क्या हुआ? 1860 में जो है पहली दफा इंडो पाक में इनकम टैक्स एक्ट बना। इनकम टैक्स एक्ट बना, इनकम टैक्स एक्ट बना सन 1860 में, 1860 में। बाद इसको चेंज भी किया उन्होंने, 4-5 साल बाद चेंज कर दिया था, यानी 1865 में इसको पहली दफा चेंज किया था, रद्द बदल किया था। ठीक है जी। और इसको इनकम टैक्स एक्ट 1865 कहने लग गए। इनकम टैक्स एक्ट 1865। उसके बाद बच्चों 1886 तक इसमें कोई रद्दो बदल नहीं आया और ये ला ही काम करता रहा, कोई रद्दो बदल नहीं आया। यानी 1857 में जंगे आजादी होती है, 1860 में इनकम टैक्स एक्ट आता है जिसको सन 1865 में अपडेट किया जाता है और फिर 1886 तक यही चलता रहता है। फिर निजाम ऐसे ही चलता रहा थ्रू आउट। लेकिन आप ये जानते हैं कि सन 1914 यानी 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार शुरू हो गई। वर्ल्ड वार शुरू हो गई, ठीक है ना? वर्ल्ड वार शुरू हो गई। वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई तो उस वक्त अंग्रेज को पैसे की अशद जरूरत पड़ी। वर्ल्ड वार 2 से फिर मेरे दोस्त याद आ गए असद, उनके वालिद नवाब गुरताब सिंह जो है, उनके दादा नवाब गुरताब सिंह जो है वो निकले कारतूस वाली गन लेके, वर्ल्ड वार 2 की बात है, और उन्होंने तलौर का शिकार किया और 3-4 तलौर मार के घर आ गए। अच्छा बच्चों चले कोई बात नहीं, ये तो साइड वाकयात होते रहते हैं, लेकिन असल बात ये कि 1857 में जंगे आजादी लड़ी गई। पहला इनकम टैक्स एक्ट 1860 में आया जो 1865 में अपडेट हुआ। 1886 में तक ये चलता रहा रूटीन में, बल्कि आप ये कह लीजिए कि तकरीबन
1913 तक भी वही हालात रहे, लेकिन 1914 और 18 में जंगे वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई, जिसमें ऑटोमन सिटी जो ऑटोमन स्टेट्स हैं यानी उस्मानी सल्तनत और खिलाफत का खात्मा हो गया मुसलमानों की। और फिर जब अंग्रेजों को पैसे की अशद जरूरत पड़ी तो उन्होंने 1917 में पहली दफा सुपर टैक्स एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। सुपर टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस कराया कब शाबाश? 1917 में। और उस वक्त पहली दफा उन्होंने कहा कि जिसकी आमदनी 50,000 से ज्यादा है उस पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, और 50,000 साल की। और जो कंपनीज के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यानी वो जो डिविडेंड वगैरह नहीं दे रही कंपनीज, उनके ऊपर भी हम जो है वो टैक्स लगाएंगे। तो ये पहली दफा सुपर टैक्स लगाया जब गोरों को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी। फिर निजाम ऐसे ही चलता रहा, तरतीब से वैसे ही चलता रहा, लेकिन इन्होंने सन 1922 में, ठीक है ना, 20-22 के दरमियान इन्होंने इन दोनों एक्ट्स को, कौन कौन से एक्ट्स को? इनकम टैक्स एक्ट 1865 और सुपर टैक्स एक्ट 1917 को इकट्ठा करके एक ही एक्ट बना दिया गया, जिसको आप कह सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बना दिया 1920, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये 1920 का जो इनकम टैक्स एक्ट है ये चलता रहा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आजाद हो गया 1947 में, और यही एक्ट काम करता रहा। फिर ये करता रहा ऑनवर्ड। 1979 में आगे इन्हें ख्याल आया कि इसमें कुछ रद्दोबदल होना चाहिए, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इशू किया गया 1979, और फिर ये काम थ्रू आउट चलता रहा, और फिर आके इसको चेंज किया गया है, जो वो 2001 में आके मुशर्रफ ने इसको बदला है, और फिर उसके बाद जो है कुछ मेजर चेंजेस जो है वो 2022 में की गई हैं, उससे पहले इसमें चेंजेस नहीं हुई। तो इस तरह ये आपका जो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडो पाक या पाकिस्तान जो है, मैंने थ्रू आउट हिस्ट्री देख लिया कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया कोई टैक्स नहीं था। 1960 में पहली दफा टैक्स लगा, फिर उसके बाद बड़ा चेंज आया जब सुपर टैक्स एक्ट आया सन 1917 में, फिर 1920 में इनकम टैक्स एक्ट आ गया, और फिर वो चलता रहा, और उसको आके चेंज कब कर रहे हैं हम? सन 1980 के करीब आके चेंज कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मेजर चेंजेस 2022 में हुई। तो ये बच्चों यहाँ पे आके ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। इसमें से सीधा बातें जो आपको दिल चाहे याद कर लीजिए, बल्कि याद हो ही गई होंगी कुछ थोड़ी बहुत, बस इतनी ही काफी है। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर आपसे बात की जाएगी, ना ही ये पेपर में पहले कभी आया है। किताब में लिखा था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। दूसरा वो जो मेरा असद दोस्त है उसके परदादा और दादा का मुझे याद आ गई, मैंने कहा चले वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा समझ आया है? शाबाश जी बच्चों। कैन वी वाइंड अप एट? जी बच्चों, आतिफ, इस्तिशाम, जवाद, मोहम्मद सादिक, मुबीन, कैसा समझ आया बच्चों आपको? शाबाश। Can you tell me? Everything is clear. Very good. बाकी बच्चे, आतिफ नहीं बोल रहा भाई, आतिफ चुप क्यों है? आतिफ, इस्तिशाम, जवाद, सादिक, मोहम्मद साद, कहाँ गए भी सारे? ठीक है, ओके, डन हो गया। तो ये बच्चों इसके ऊपर बात हम कल इंशाल्लाह क्लास में करेंगे कि आगे हमें इसके ऊपर ऑनलाइन लेक्चर के ऊपर क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए कि कितनी आसानी से हमने 4 रिकॉर्डिंग के अंदर छोटा सा टाइम लगा के एक चैप्टर को बआसानी कंप्लीट कर लिया है। और ये छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 पेज का है, आपके इससे ज्यादा नहीं कि आपने ये बहुत बड़ा काम मैंने करा दिया। तो ये चैप्टर ही छोटा था, 3 से 4 पेज का था टोटल, तो वो हमने डन कर लिया। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो इन द क्लास। और इन क्लास में आप जानते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे बात चल रही है, उसी पे बात जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।